जब ये किताब तैयार हो रही थी और इसको लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति थी, क्योंकि आज के हालात में सावधानियां इतनी बढ़ गई हैं और यहाँ प्रकाशक बैठे हुए हैं। हम सबका साबका प्रकाशकों से पढ़ता रहता है, क्योंकि हम एक तरह से एक ही दुनिया के लोग हैं, लेखक और प्रकाशक। तो प्रकाशकों की चिंता को लेखक साझा करते हैं और हमें यह पता है कि अभी एक एक लफ्ज़ पर नज़र है। अगर आप प्रकाशकों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि उन्हें हर लफ्ज़ को एक तरह से तौलना पड़ता है, देखना पड़ता है और एक सेंसर से गुजारना पड़ता है। मैं सेंसर नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, यह देखने के लिए कि इसके बाद उसके नतीजे कैसे होने वाले हैं छपने के बाद। तो और यह सावधानी लगभग हर प्रकाशक अब बरतता है। तो आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले लिखने का जो मतलब था वो अब नहीं है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ हमें इस बात की आश्वस्ति रहा करती है कि वह प्रकाश में तो आ ही जाएगा। लेकिन अब हम लिखते वक्त या लिखने के पहले ही जानते हैं कि हर लफ्ज़ पर नज़र रखी जा रही है, और हम यह भी जानते हैं कि वह हम जो लिख रहे हैं वो जिस माध्यम से सामने आएगा, उस माध्यम का जिम्मा जिनके पास है, हम उन्हें जोखिम में नहीं डाल सकते। हमारी भी उनके प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि मसला सिर्फ हमारी बहादुरी और हमारी शहादत का नहीं है, मसला उस माध्यम के जीवित रहने का भी है, ताकि समाज में आवाज़ें पहुंचती रहें। इसका असर लिखने पर क्या होता है, इस पर बहुत अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक अध्यापक के रूप में भी कह सकता हूँ, क्योंकि यह सावधानी अब हम क्लासरूम्स में भी बरतते हैं कि जब हम क्लासरूम में जाएं और अपने विद्यार्थियों से बात करें तो हम क्या बोलें और क्या ना बोलें, क्योंकि उसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे सहकर्मियों ने उसके नतीजे झेले हैं। वे नौकरी से निकाले गए हैं, जेल भेजे गए हैं, अध्यापक। तो इसलिए जब आप अध्यापक बनते हैं, आप एक क्लासरूम की तैयारी करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपकी जिम्मेदारी अपने विषय के प्रति है। जिस अनुशासन में आप हैं, आप हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं तो हिंदी साहित्य के प्रति है, प्रेमचंद के प्रति है, इतिहास के प्रति है। आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति और आपकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों के प्रति है। लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत कुछ है और उसमें ये जिम्मेदारी ठीक से निभाई जा पाएगी कि नहीं, यह एक सवाल हमें हमेशा हमारे सर पे मंडराता रहता है, अध्यापक के तौर पर, और जैसा मैंने कहा लेखक के तौर पर भी। और यह मैं कह रहा हूँ कि इसका अध्ययन नहीं हुआ है, यानी लेखकों से हमने लंबी बात करके नहीं जाना है कि उनका लेखन कैसे बदला है इस दौर में, क्या है, कौन से लफ्ज़ हैं जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, किस लफ्ज़ के बदले कौन सा लफ्ज़ रखा, प्रकाशक ने क्या सुझाया कि आप ऐसा करें। और ऐसा नहीं कि प्रकाशक कोई जुल्मी है, बल्कि वो प्रकाशक आपका हित चिंतक है और वो चाहता है कि आपकी बात आए। प्रकाशक ने क्या कहा कि इसे छोड़ दें तो बाकी जा सकता है, और आपने दिल पर पत्थर रख के छोड़ा। क्या छोड़ा गया और क्या शामिल किया गया, ये पाठकों को नहीं पता है। लेकिन जब किसी वक्त इसका आज का इतिहास लिखा जाएगा, आज के साहित्य का और लेखन का, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को शायद अभी कोई ध्यान में रख के कुछ दर्ज कर रहा होगा, कुछ अध्ययन कर रहा होगा, रिकॉर्ड रख रहा होगा, ताकि आगे के वक्त में हमें आज की समझ मिल सके। तो आज जो भाषा हमारे पास है, वो भाषा किन निषेधों से होकर निकली है और वो अपना काम कर रही है, और इसलिए क्यों वो एक अधिक कठिनाई से गुजर रही है पहले के मुकाबले। और ये जैसा मैंने कहा कि यह सिर्फ बहादुरी और शहादत का मामला नहीं है, यह जिंदा रहने का मामला भी है। और ये मैं कोई रेटोरिकल तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फासिज्म के दौर में
आप जिंदा रहते हुए अपनी बात कैसे कह सकते हैं, यह अपने आप में एक हुनर हो जाता है, एक फन बन जाता है। लेकिन गौहर रज़ा साहब की शायरी में सीधे बात करने की आदत आपको उनकी दिखलाई पड़ेगी। अमूमन लोग पोएटिक होना या शायराना होना या काव्यमय होना, इससे मतलब ये समझते हैं कि हम कुछ परोक्ष रूप से बात कर रहे हैं, तिरछे होकर बात कर रहे हैं, हम बात सीधे नहीं कर रहे हैं। लेकिन कविता हर तरह से लिखी जाती है। कविता अभिधा में भी लिखी जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्यंजना सबसे अच्छी है और व्यंजना में जो चीज़ कही जाए उसमें काव्यत्व ज़्यादा रहता है। लेकिन दुनिया भर की शायरी इस बात की गवाह है कि अभिधा में लिखना बहुत ही मुश्किल है और अभिधा में असरकारी ढंग से लिखना तो और भी मुश्किल है। तो जो लोग अभिधा में कविता लिखना स्वीकार करते हैं वो कहीं ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। और जोखिम मैं सिर्फ जेल जाने के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, जोखिम वो इस अर्थ में उठाते हैं कि उनको कवि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जब आप अभिधा में कविता लिखना शुरू करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे बात कह रहे हैं, जो चीज़ जैसी है उसको सामने रख के बात कह रहे हैं। दूसरी मुश्किल तब आती है जब कविता राजनीति से टकराती है। वैसे ये कहा जाता है कि हर चीज़ राजनीतिक है, लेकिन एक व्यापक अर्थ में जब वह किसी राजनीतिक घटना से टकराती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति से टकराती है, किसी राजनीतिक विचार से टकराती है, तो यह साहित्य के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था कि ये कुछ वैसा ही होता है कि एक कंसर्ट चल रहा हो और उसमें अचानक पिस्तौल के दागे जाने की आवाज़ आए। तो राजनीति से कविता की मुठभेड़ या कविता का सामना या कविता और राजनीति जब सामने खड़े हो जाते हैं तो कविता कैसा सलूक करती है उससे और कैसे बदलती है। क्या राजनीति उसको बदल देती है या कविता राजनीति को कोई चुनौती दे सकती है अपनी भाषा के जरिए। यह चुनौती हर भाषा के कवि के सामने रही है। उस दौर में जिसको कहा जाता है कि यह दमन का दौर है, तानाशाही का दौर है, क्या वह दौर अधिक आसान होता है ऐसी कविता के लिए? और क्या वह दौर जो उदार जनतंत्र का दौर है, जैसे भारत ने यह लंबा दौर देखा है, जैसे आप उदार जनतंत्र का दौर कह सकते हैं, जिसमें आपको जो मर्जी आए आप बोलें और लिखें, तो क्या उदार जनतंत्र का दौर राजनीतिक कविता के लिए अधिक मुश्किल है क्योंकि उसमें आपको बात कहने की आज़ादी? ये कुछ सवाल हैं जो हर कवि के सामने रहते हैं कि वह अपनी भाषा कैसे विकसित करे। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कवि के सामने यह है, जो कोई नई बात नहीं है, मौलिक बात नहीं है, वह यह है कि उसे आखिरकार, और यह सिर्फ कवि के लिए नहीं है, यह हर लेखक, हर साहित्यकार के बारे में है, बल्कि कला के हर माध्यम के बारे में है। फिल्म जिसमें सोरा काम करती हैं और बाकी तमाम लोग, सोरा जिस माध्यम में काम करती हैं उसमें आपको अपने शरीर से काम लेना होता है, भाव भंगिमाओं से काम लेना होता है, और हम सबके पास अपनी भाव भंगिमाएँ हैं। लेकिन सोरा जैसे अभिनेताओं या अभिनेत्रियों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो कुछ हमें नई भाव भंगिमाएँ प्रदान करें, कुछ नए जेस्चर्स प्रदान करें। उसी तरह कविता की भाषा की भी जिम्मेदारी होती है कि वह एक भाषा समाज को प्रदान करे, एक भाषा निर्मित करे, एक भाषा सृजित करे, और उसको ये बतलाए कि भाषा सिर्फ वह नहीं है जिससे आप काम चला रहे हैं, यानी काम चलाऊपन भाषा का स्वभाव नहीं है। भाषा में आपको मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, और वह श्रम कुछ इस तरह का होना चाहिए जो दूसरों को परेशान ना करे। आप उस परेशानी से ज़रूर गुजर जाएं, लेकिन कविता की देह पर वह श्रम दिखलाई ना पड़े। और ये एक ख़ासी मेहनत का काम है जिसमें आप उस मशक्क़त से गुज़रते हैं, उस श्रम से गुज़रते हैं, जिसमें आपको एक नई भाषा पैदा करनी है।
और आप ये देखते हैं कि यह बात तो फैज़ अहमद फैज़ भी कह गए थे, इस तरह की बात और इस तरह की बात तो बाकी शायरों ने भी की थी, इनकलाबी शायरों ने भी। लेकिन मैं एक नई भाषा में यह बात कहना चाहता हूँ, और वह नई भाषा ही मेरा हासिल है, वो सिर्फ राजनीति नहीं है। और वो जो नई भाषा है वही कविता की राजनीति है, क्योंकि वह काम चलाऊ भाषा और चलताऊ भाषा की जगह एक ऐसी भाषा देती है जो उस आपको उस भाषा में उस शख्सियत का दर्शन कराते हैं। लेकिन जैसे मतलब यह कि हर कवि की भाषा की शख्सियत अलग है, और यही जनतंत्र है। तो मैं एक बात कह रहा हूं जिसमें आप साझेदारी कर सकते हैं, वो साझा बात है, लेकिन मेरी भाषा है। और आप मेरी कविता इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे गौहर रज़ा की भाषा पढ़नी है, मुझे वो बात सिर्फ नहीं पढ़नी है जो गौहर रज़ा कह रहे हैं, मुझे उनकी भाषा पढ़नी है, मुझे उनका अंदाज़ पसंद है, जिसे आप अंदाज़े बयां कहते हैं। मैं उस अंदाज़ के लिए उनको पढ़ता हूँ। उस अंदाज़ को हासिल करना और उस अंदाज़ को बचाए रखना और उसमें और नए अंदाज़ पैदा करना, यह कवि का काम है। और जो पूरी जद्दोजहद है वो इस अंदाज़ की जद्दोजहद है। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले सेंसरशिप के बारे में लिखते हुए कहा था कि सेंसरशिप की दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि वह आपको यह बतलाती है कि क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि वह आपको यह भी बतलाती है कि क्या किस अंदाज में कहा जाना चाहिए। तो वह जो सबसे बड़ा जुल्म करती है वह यह कि हमसे हमारा अंदाज छीन लेती है, और अगर आप मुझसे मेरा अंदाज छीन लें तो फिर मैं इंसान नहीं हूँ। पूरी लड़ाई इस अंदाज को बचाए रखने की लड़ाई है, जो मेरा अंदाज है, सिर्फ बात को नहीं, इस अंदाज को बचाए रखने की लड़ाई। तो गौहर रज़ा की शायरी इस लड़ाई जैसा शब्द कविता में इस्तेमाल होगा कि नहीं, लेकिन इस लड़ाई का एक हिस्सा है, और ये रोज़ाना की लड़ाई है जो कवि लड़ता है। मैंने इस संग्रह को कई बार पढ़ा क्योंकि मुझे इसकी भूमिका लिखनी थी। तो उसमें जो कुछ अंश मैंने चुने थे उनमें से एक आध अंश मैं सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि, और ये मेरी बात नहीं है, टेरी एगल्टन की बात है, कि कविता या साहित्य की भाषा दूसरी भाषा से अलग कैसे होती है। और टेरी एगल्टन कहते हैं कि कविता पढ़ते समय आपको एक ख़ास तरह की सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। तो हर कविता जो सच्ची कविता है वो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आप में पैदा करती है। इसको परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस कविता में ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं हो उसमें तनाव भी नहीं होता। तो ऊपरी तौर पर वह राजनीतिक लगती है, ऊपरी तौर पर वह क्रांतिकारी लगती है, लेकिन वो तनावहीन, शिथिल और सेंस ऑफ अर्जेंसी से खाली होती है, और इसलिए वह श्रेष्ठ कविता नहीं होती है। तो मैं कुछ हिस्से आपको सुनाता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। इतिहास को क्यों याद रखना ज़रूरी है? इन ख्वाबों की मजबूत जड़ें तारीख़ में उलझी हैं। इतिहास के हर एक पन्ने पर हैं खून के धब्बे लाख सही। आहें हैं बहुत, आंसू हैं बहुत, जंगें हैं बहुत, हिंसा है बहुत। लेकिन बहुत सारे लोग इतिहास की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये इतिहास में होता रहा है, और फिर वो कुछ ऐसा आपको बतलाना चाहते हैं कि भाई आप तो तुच्छ प्राणी हैं, आपकी उम्र तो 70, 80, 90 साल होगी, इतिहास तो बहुत लंबा है, तो आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हों जो हो रहा है।
एक तरह से वो आप पे लानत भी भेजते हैं, तरस भी खाते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना। लेकिन गौहर रज़ा साहब समझते हैं कि यह अपनी ज़िम्मेदारी से भागना है। किसी अवतार या ज़िल्ले इलाही से कोई उम्मीद रखना गलत है और बेजा भी, और इसकी कामयाबी और हिफाजत के लिए हर नस्ल को उठना पड़ेगा। दरारें आ गई हैं जो उन्हें भरना ही होगा। अज़ सरे नौ अगर क़ुरबानियाँ देनी हैं तो देनी ही होंगी। और जो ऐसा करता है वो कोई एहसान नहीं करता किसी पर। तब जहन के गहरे गोशे ने ये दिल से कहा, कर ख्वाब हकीकत करने हैं तब चलते रहना लाजिम है। हाँ, मंजिल दूर सही लेकिन ये मायूसी बेमानी है। ये ख्वाब तुम्हारे अपने हैं, हम वतनों पर एहसान नहीं।